नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में। तो आज हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे पीसीएस में जो सिलेबस होता है प्री का, उस संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, उस प्रारंभिक परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होते हैं। उस प्रारंभिक परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होते हैं। एक तो प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन जीएस फर्स्ट का होता है और दूसरा प्रश्न पत्र जो है वो सीसेट का सेकंड पेपर होता है। तो इस प्रकार से दो प्रश्न पत्र होते हैं। दोनों के जो मार्क्स होते हैं वो 200-200 नंबर होते हैं। और इसमें जो जीएस का फर्स्ट पेपर है, सामान्य अध्ययन का जो फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर में जो है 150 प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न आते हैं। और देखेंगे कि सीसेट का भी एक पेपर है। तो आज जो चर्चा होनी है वो हम चर्चा करेंगे जीएस के फर्स्ट पेपर पर, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें सीसेट के पेपर पर चर्चा होगी, उसका सिलेबस लिखाया जाएगा। तो सिलेबस किसी भी तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। जो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट होता है वो हमेशा उसकी पहली रणनीति का ये अंग होता है कि उस परीक्षा विशेष की जिसकी वो तैयारी कर रहा है उसका सबसे पहले वो सिलेबस देखता है, और देखने के साथ साथ याद करके जो स्टडी रूम या टेबल है उसके सामने उसको लगा लेता है, जिससे नित्य प्रतिदिन वो सिलेबस उसे दिखाई देता रहता है, जिससे ये भान रहता है कि उस कैंडिडेट ने कितना तैयार कर लिया है और कितना अभी बाकी है, और इनमें से कौन कौन ऐसे चैप्टर हैं जो अच्छे से कंप्लीट हैं, बढ़िया पकड़ उस पर हासिल है, और कौन से हमारे वीक हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारी नज़र उस पर होगी और हमें दिखेगा कि हमारी कौन सी कमजोरी हैं, तो फोकस करना आसान रहेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी तैयारी को करने के लिए या उससे पहले हमें उसका सिलेबस जो है, पाठ्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए। तो जो सिलेबस तैयार होना चाहिए, पीसीएस की तैयारी करते हैं तो पीसीएस का सिलेबस अच्छे से तैयार होना चाहिए। और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कोई भी लक्ष्य हो सकता है जीवन का, तो सबसे पहली ज़रूरत यही होती है कि आपका समर्पण कितना है, उस लक्ष्य के प्रति आप कितना रहते हैं, यानी कैसे सोते हैं उसके साथ, कैसे जागते हैं उसके साथ। यानी हमेशा माइंड में वो चीज़ घूमती रहती है, मुझे पुलिस की नहीं आईपीएस की वर्दी पहननी है, मुझे आईएएस बनना है, एक ज़िले को संभालना है, एक तहसील को संभालना है। इस प्रकार से हमारे दिमाग में ख्वाब रहते हैं। उन ख्वाब के माध्यम से हमारे अंदर जो जज्बा है और ज़्यादा वर्क करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सिलेबस को अच्छे से समझें, पढ़ें और उस पर फोकस करें। तो पहली चीज़ यही होती है किसी व्यक्ति के सफल के लिए, उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, कि वो समर्पित हो, समर्पण हो। दूसरी बात ये होती है कितना वो जूझता है, संघर्ष करने की क्षमता कितनी उसके पास है, लगन। और तीसरी बात कहें, धैर्य कितना है, उसके प्रति धैर्य कितना है। हार्ड वर्किंग मीन्स कठिन परिश्रम। तो परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। परिश्रम एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई विकल्प ही नहीं है। तो अनवरत परिश्रम कितना करता है, कितना वो धैर्य रखता है, कैसे उसके साथ जो है जूझता है, कैसे उसके साथ जागता है, सोचता, ख्वाब में खुश रहता है और हार्ड स्टडी करता है। इस प्रकार से गुणों का होना सिविल सेवा की तैयारी के लिए और आगे ले जाता है। इसलिए आपको हमेशा ऐसे गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए, हमेशा अपने आप से जोश भरे रहना चाहिए कि नहीं, एक दिन हमें वहाँ पहुँचना है और समाज को जवाब देना है, समाज में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करना है, अपनी पीढ़ियों को बदलना है, अपने मुकाम को हासिल करना है, एक नई जिंदगी जीना है। तो इस प्रकार से हम आज देखेंगे कि जो पीसीएस है इसका जीएस का सिलेबस क्या है। तो प्रारंभिक परीक्षा में सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लेना आप।
ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसमें सिलेबस में क्या है कि आप देखेंगे जो प्रश्नों की संख्या है वो 150 होती है, यानी प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न आते हैं। जो कुल मार्क्स हैं, कुल नंबर हैं, वो यहाँ पर 200 होते हैं और समय आपको जो दिया जाता है ये 2 घंटे का समय दिया जाता है। यानी प्रथम प्रश्न पत्र हो चाहे सेकंड प्रश्न पत्र हो, दोनों के अंक समान होते हैं। दोनों का जो परीक्षा का समय है वो समान 2 घंटे का होता है। परीक्षा जो है 2 टाइम में होती है, 2 पालियों में होती है। 9 और यहाँ पे 9 से 11 हो गया, फिर उसके बाद में दोपहर के बाद का समय है 2:30 से 2:30, 1 साढ़े 3, 1 साढ़े 4 बजे ख़त्म होती है। तो इस प्रकार से देखेंगे 9 साढ़े 9 से 11:30 होता है, उसके बाद 2:30 से 4:30 होता है, 2 पालियों में होता है। तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, जो अनुमान के आधार पर कट ऑफ निकाली जाती है, या कहा जाता है कि इतने इतने मार्क्स होने चाहिए जिससे हम अच्छे तरीके से इसमें पास हो सकते हैं, यदि हमने CSET को क्वालिफाई कर लिया है तो। शर्त ये है कि CSET को क्वालिफाई कर लिया है तो। अब देखिए कि जो कैटेगरी वाइज हम देखेंगे कट ऑफ किस प्रकार की है। मार्क्स जो हैं, नंबर जो हैं, अधिकतम 150 का होता है। यहाँ पर जो जर्नल है, जो सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी है, उस सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए ये आवश्यक होता है कि 123 से 128 के आसपास अंक आने चाहिए। कितने में से? 200 में से ये यहाँ पर मार्क्स हैं 200, यहाँ लिख लीजिएगा 200 में से 123 से 128 या कभी कभी 120 से 125 के आसपास चली जाती। ये अनुमान के आधार पर है, ये थोड़ा सा निर्भर करता है कि पेपर किस प्रकार का बना है। कभी कभी होता है कुछ सामान्य प्रश्न की संख्या बढ़ जाती है और कुछ की घट जाती है, तो वहाँ पर कभी कभी ये है ज़्यादा लोग क्वेश्चन करने की स्थिति में रहते हैं, कभी कम। तो यहाँ पर जो है आपको ये देखना है कि जनरल में आप ये मान के चलिए कि 123 से लेकर 128, 30 का आप लेते हैं, 20 से 30 अंक के आसपास, 120 से लेकर 130 अंक के आसपास अपना टारगेट आप लोग रखें। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की जो प्रमाणिक, ऐसा कहेंगे कि ओबीसी की जो बात करेंगे तो उसमें देखेंगे इनके अंक जो है 103 से लेकर, सॉरी ये तो इसका 126 से लेकर के 121 है, यहाँ पे 121 से लेकर के 26 तक, 121 से लेकर के 26 तक अंक होने चाहिए, ऐसा अनुमान के आधार पर बताया जाता है। तो 120 और कभी कभी ये है 22 होता है, 23 होता है। तो अलग अलग समय में कट ऑफ निश्चित नहीं रहती, ये निर्भर करता है पेपर पर, कैसा पेपर आया है। तो इस प्रकार से इनके जो है अंक, ओबीसी कैटेगरी के अंक इस प्रकार से रहते हैं कि 100 प्लस में जाते हैं। तो कभी 115 भी हुए हैं, कभी 115 से लेके 20 तक पहुंचा है। अब देखिएगा जो एससी समाज से संबंधित छात्र और छात्राएं हैं, उनके लिए ऐसा होता है कि 103 से लेकर के 107 तक के अंक आने आवश्यक हो जाते हैं। तो 103 से लेकर के 107 या आप मान के चलिएगा कि 100 से 105 कभी कभी ऐसा होता है, तो पेपर पर निर्भर करता है। एससी समाज से संबंधित जो छात्र छात्राएं हैं, इनके लिए ये है कि 92 से लेकर 97 तक के अंक आने पर वो प्रारंभिक परीक्षा में यदि CSET में क्वालिफाई हैं तो पास हो जाते हैं। ये अंक जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये 90 भी हो सकते हैं और 90 से ऊपर भी हो सकते हैं। ये निर्भर करता है कि उस वर्ष में आया हुआ पेपर किस प्रकार का था। तो यदि हम प्रश्न की बात करें, ये आप समझ गए होंगे, अगर हम यदि प्रश्न की बात करें तो 2 प्रकार से प्रश्न GS में पूछे जाते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन, एक ऐसा दौर था 1-2 वर्ष से पहले जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न थे, कंसेप्ट नहीं था, उनमें कंसेप्ट नहीं होता था।
जब इस पेपर में बदलाव हुआ, पैटर्न में जब इसने बदलाव किया पीसीएस, यूपी पीसीएस ने, तब अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कंसेप्ट बेस आ रहे हैं, कंसेप्ट पर आधारित आ रहे हैं। पिछला जो पेपर हुआ तो उसमें देखेंगे कंसेप्ट बेस क्वेश्चन ज़्यादा थे, अच्छे अच्छे लोग हिलने लगे, क्योंकि उनकी अवधारणा ये थी कि हम बस वन लाइनर रटे जाते हैं तो हमारा काम हो जाता है। इसमें जहाँ तक कि देखें, इसमें पारंगत थे जो प्रयागराज के लोग होते, वो सब रट लेते थे और अच्छे से बहुत ठीक ठीक उनके प्रश्न सही हो जाते थे और अच्छे मार्क्स ला करके वो प्री क्वालिफाई कर लेते थे। लेकिन अब इस अवधारणा में बदलाव आपको नज़र आ रहा है, पिछले परीक्षा को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से अवधारणात्मक जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हैं वो होते हैं, प्लस ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चन होते हैं, प्लस यूपी विशेष होता है। आईएएस से इसलिए अंतर इसमें है जीएस में, क्योंकि इसमें यूपी विशेष होता है। जनगणना एक अच्छी खासी जनगणना आती है, यूपी विशेष आता है, तो दो पोर्शन इसमें अलग से होते हैं, इनको अलग से पढ़ा जाता है, इनसे खूब क्वेश्चन आते हैं। लेकिन पिछली बार ऐसे प्रश्न की जो संख्या ज़्यादा होती थी वो कम आई थी, तो कंसेप्ट बढ़ा था। तो अब हम बात करेंगे इसका जो सिलेबस है सामान्य अध्ययन जीएस के फर्स्ट पेपर का, जो यहाँ पर जो विषय हैं जीएस के उनकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा कौन कौन से आते हैं विषय, इसमें जीएस में क्या क्या जुड़ा रहता है। लगभग सब कुछ सेम है आईएएस पीसीएस, केवल स्टैंडर्ड का अंतर है, केवल स्टैंडर्ड का अंतर है, बाकी चीज़ें सेम हैं। जनगणना और उत्तर प्रदेश दो चीज़ें अलग मिलेंगी, बाकी लगभग आप देखेंगे तो सभी चीज़ें आपको समान नज़र आएंगी। तो जीएस का सामान्य अध्ययन, इसको हम अगर देखें, इसको जीएस बोलते हैं, जीएस बोलते हैं, ये फर्स्ट पेपर होता है, ये फर्स्ट पेपर है। तो इसमें देखें अगर, तो पेपर की बात करें तो पेपर दो ही रहते हैं, पेपर दो ही रहते हैं। एक पेपर क्या है, सी सेट, क्या है, सी सेट का है, और दूसरा पेपर क्या है, जीएस का है। दूसरा पेपर जीएस का है, फर्स्ट पेपर है, और ये सेकंड पेपर होता है। तो हालांकि सी सेट ही कहते हैं उसको, सेकंड पेपर, ये फर्स्ट पेपर जीएस का है, सामान्य अध्ययन का है। सामान्य अध्ययन नहीं, यहाँ पे पीसीएस एग्जाम डाल देते हैं। अब जो सामान्य अध्ययन है, जो सामान्य अध्ययन है, इस सामान्य अध्ययन में अगर हम देखें तो वही बात है कि जैसे आपने देखा था इतिहास, क्या देखा था आपने, इतिहास। तो इतिहास में तीन प्रकार के इतिहास को आपने देखा था, तीन प्रकार के इतिहास को देखा था। एक भारत का इतिहास था, एक भारत, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। एक तो ये था प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। ये तीन प्रकार की इतिहास आती है, ये तीन प्रकार से इतिहास आती है। एक प्राचीन भारत का इतिहास, एक मध्यकालीन भारत का इतिहास, एक आधुनिक। तो एंशिएंट ये है, मेडिवल ये है, मॉडर्न, तीन हिस्ट्री है। इसमें क्वेश्चन जो है संख्या कम रहती है, ये भी आपको समझ लेना चाहिए कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है, इस प्राचीन भारत के इतिहास में प्रश्नों की संख्या कम आती है, और इसी तरह से इसमें भी कम ही रहती है मध्यकालीन में। लेकिन जो आपको फोकस करना है वो फोकस करना है, इसको फोकस करना है, इस वाले को, यानी आधुनिक भारत के इतिहास को आपको फोकस करना होगा। आधुनिक भारत के इतिहास में जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है, इसको आपको बेहतर पढ़ना होगा। तो जो पूरा स्वतंत्रता संग्राम होगा उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। संपूर्ण आधुनिक भारत का जो इतिहास है, इसको आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए, इस पर बहुत अच्छी पकड़ हासिल
होनी चाहिए। तो ये एक जो आपने देखा जीएस का पेपर जो विषय था ये इतिहास था, जिसमें इस प्रकार से एक तो प्राचीन और मध्य आधुनिक, और आपसे मैंने कहा कि आधुनिक से प्रश्नों की संख्या हमेशा ज़्यादा रही है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इनकी संख्या, प्रश्नों की संख्या कम रही हो और मध्यकालीन की बढ़ गई हो, प्राचीन की बढ़ गई हो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ या ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न ये है कि आपको देखना होगा इसमें भूगोल, क्या देखना होगा? भूगोल, भूगोल देखना होगा, ज्योग्राफी देखना होगा। तो ज्योग्राफी में वही है कि दो प्रकार से आपको पढ़ना है ज्योग्राफी को, एक तो विश्व का भूगोल, एक तो विश्व का भूगोल, एक विश्व का भूगोल पढ़ना है, और दूसरा जो पढ़ना है आपको, दूसरा जो पढ़ना है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल पढ़ना है। तो इसमें अब ये समझ लीजिए यहीं पर कि विश्व के भूगोल को समझना है, विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता इसमें नहीं है। हाँ, ये है सामान्य तौर पर एक सिविल सेवक होने के नाते आपको देशों की समझ होनी चाहिए, महादेशों की समझ होनी चाहिए, नदियों की समझ होनी चाहिए, झीलों की समझ होनी चाहिए, खनिज तत्वों की समझ होनी चाहिए, कहाँ पर कौन से खनिज पाए जाते हैं, कहाँ पर किस प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, कहाँ पर किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पर किस प्रकार से जो पार्क वगैरह देखेंगे, जंगल वगैरह देखेंगे, वनस्पतियाँ देखेंगे। तो ये सब सामान्य भौतिक भूगोल देखेंगे, आर्थिक भूगोल देखेंगे और थोड़ा सा सामाजिक भूगोल देखेंगे, इसमें जनजातियाँ वगैरह ये सब पढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ में जो भारत का भूगोल है इसकी समझ आपको बेहतर होनी चाहिए, इसकी समझ बेहतर होने चाहिए। इसमें सामाजिक, आर्थिक और भौतिक इस प्रकार के भूगोल को अच्छे से आपको तैयारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ में इसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जैव विविधता, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों की भी समझ आवश्यक है। इसके साथ साथ में मैप की स्टडी बेहतर होनी चाहिए, इंडिया के मैप की, वर्ल्ड के मैप की भी स्टडी होनी चाहिए, इसकी स्थिति होनी चाहिए। तो यहाँ पर इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझना है। इंडिया का जो ज्योग्राफी आता है, भूगोल आता है, इसके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपेक्षाकृत विश्व के ज्योग्राफी के। अब देखिएगा ये दो चीज़ें हो गई, दो विषय ऐसे हो गए जीएस के, यही सबसे ज़्यादा आते हैं। तीसरा विषय की बात करें तो होता है राज्य व्यवस्था। क्या होता है? राज्य व्यवस्था, या हम कहें भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, राज्य व्यवस्था या भारतीय राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे आपको बेहतर संविधान तैयार होना चाहिए, संविधान बढ़िया आना चाहिए, और संविधान के साथ साथ जो हमारे संशोधन वगैरह ये सब बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। इसमें पंचायती राज जो प्रणाली है ये बढ़िया, लोकल लेवल पर जो सिस्टम होता है ये इस प्रकार से देखेंगे कि जो राज्य व्यवस्था है इसमें संविधान से लेकर पंचायती राज से लेकर अनेक प्रकार की अन्य संस्थाएं हैं, उनको भी हमें अच्छे से समझना है। तो ये भी बहुत अच्छा पूछा जाता है। इसके साथ साथ जो तीसरा विषय है, चौथा विषय है, तीन हो गए, चौथा विषय जो है ये है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, इंडियन इकोनॉमी क्या है? तो इंडियन इकोनॉमी में बैंकिंग के संबंध में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ साथ में देखेंगे रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरी बात है गरीबी, बेरोजगारी,
गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या, नगरीकरण, ऐसे प्रश्न भी इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। और जो इकोनॉमी है ये करंट इकोनॉमी होती है, जो एग्ज़ाम में आती है, अधिकांश क्वेश्चन उसके करंट इकोनॉमी के बनते हैं। तो आपको करंट इकोनॉमी में क्या है कि जैसे बजट जैसी चीज़ें आपको भी अच्छे से आनी चाहिए, तो बजट को भी देखना है। अब ये 4 विषय आपने देखा, और 5वां विषय क्या है कि सामान्य विज्ञान। क्या है? सामान्य विज्ञान। इसमें विषयगत कोई विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, ना अपेक्षा की जाती है आपको रॉकेट बनाना है या फिर आप कोई मिसाइल लॉन्च करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रशासक होने के नाते एक सामान्य जो समझ होनी चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें जो विज्ञान है, चाहे आईएएस का पेपर हो चाहे पीसीएस का पेपर हो, इसमें सामान्य विज्ञान आती है और बायो से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ में जो डेली लाइफ में यूज की चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये भी पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखिए। 6 जो टॉपिक है हमारा, जिसकी बात करें तो देखेंगे कि आपको यूपी पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? यूपी, उत्तर प्रदेश, यूपी पढ़ना होगा। यूपी के साथ जनसंख्या भी आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। इससे ठीक प्रश्न आते हैं, खूब प्रश्न आते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, या कहें कि उत्तर प्रदेश में कितनी तहसीलें हैं, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे गए हैं। और राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पेड़ क्या है, जो पेड़ है वो क्या है। इसके साथ साथ में शिक्षा के आधार पर देखा जाएगा कौन शिक्षा में अग्रणी है, कौन सबसे पिछड़ा हुआ है, और लिंगानुपात कितना है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, शिशु लिंगानुपात कितना है। और देखेंगे कि महिलाओं के आधार पर लिंगानुपात, पुरुष के साथ साथ में ये देखेंगे कि कौन सा जिला है जो सबसे पिछड़ा है, साक्षरता में कौन पिछड़ा है, साक्षरता में कौन अगड़ा राज्य है, राज्य में कौन सा जिला है, जिलों की टोटल संख्या कितनी है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो एरिया के आधार पर जिला है वो कौन सा है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्पादन के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बाल मृत्यु दर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अनेक प्रकार से नदी के बारे में पूछा जाएगा, सबसे बड़ी नदी कौन सी है उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार से, और एक ये भी पूछा जाएगा वनाच्छादन किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में है। तो इस प्रकार से प्रश्न जनसंख्या से और यूपी से संबंधित आते हैं। तो ये भी आप अच्छे से पढ़िएगा। फिर जब क्लास में आएंगे आपको बताएंगे कौन सी बुक आवश्यक है, या इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 2-3 क्लास में पूरा उत्तर प्रदेश हम पढ़ा देंगे, आपको रटा देंगे। तो ये हो गया। उसके बाद में एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो जोड़ा गया है, उसको अक्सर हम पढ़ते नहीं हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, या कहेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं वो पूछे जाते हैं, या राष्ट्रीय महत्व के कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कभी कभी ये पूछ लेता है कि राज्य जो हैं, नए राज्यों का जो गठन हुआ वो कौन कौन से हैं। मान लीजिए जम्मू कश्मीर के बारे में पूछ लिया क्या है, या पूछ लिया कि जो नए राज्यों अभी हाल में या चुनाव हो जाएं, हाल में चुनाव अगर हो जाते हैं तो चुनाव से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं।
कि इन राज्यों में चुनाव हुआ तो उन राज्यों के मुख्यमंत्री कौन कौन हैं, या राज्यपाल भी पूछ सकता है। इसके साथ साथ बड़ी कोई घटनाएं हुई, अब जैसे कोविड-19 चल रहा है, इस संदर्भ में बड़ा हाईलाइटेड है, कहाँ से शुरू हुआ था, किस शहर से शुरू हुआ था, कौन कौन से देश प्रभावित हो गए, इंडिया में इसकी संख्या कितनी है, इंडिया में कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। तो इस प्रकार से जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, कोई बड़ी बड़ी समिट हो, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित कोई समिट हो रही है, या फिर कोई किसी देश का जो यहाँ पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आ रहा, तो उस संदर्भ में पूछा जा सकता है, हाल में जो यात्रा हुई उसके बारे में बताइए। तो इस प्रकार से देखेंगे, या जीआई टैग से संबंधित है, इरोड़ हल्दी आ जाए, या फिर अन्य चीज़ें आ जाएं जो करंट में किसी को धरोहर बनाया गया हो। तो इस प्रकार से जो हाईलाइटेड चीज़ें रहती हैं उनको पूछा जाता है। हाल में कोई नेता अगर एक्सपायर हुआ है, वो मंत्री पद पर हो, या फिर मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री एक्सपायर हो गया, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं उनसे संबंधित अगर कोई करंट का मुद्दा बनता है तो वहाँ से प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो हमारा सिलेबस था उसको आपको हमने समझाया, और आप भी समझ गए होंगे कि आपकी कितनी तैयारी है, कौन कौन से सब्जेक्ट अच्छे आपको लगते हैं, किन किन पर आपकी पकड़ और समझ बेहतर है, और किन किन को हमें मजबूत करना होगा। तो आज के बाद आप ये करेंगे, जिनके पास सिलेबस नहीं है, जो भी बताया है उसको आप लिखिएगा, लिखकर अपने टेबल के सामने रखिएगा, और पढ़ने के साथ साथ उनको देखते रहिएगा कि कौन से टॉपिक हमारे अभी कमज़ोर हैं, कितना हमने तैयार कर लिया है, और पढ़ने के बाद में आप टेस्ट सीरीज दीजिए, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अब एग्ज़ाम चूँकि बढ़ चुके हैं, 4 महीने IAS PCS के हैं, तो अच्छा समय है, लगेंगे तो आपको बेहतर फ़ायदा मिलेगा। अब हम मिलेंगे CSET के जो सिलेबस है, CSET का सेकंड जो पेपर है, बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाएगा, 1-2 दिन में। उसको आराम से उसको भी देखिए, लिख लीजिएगा। और आज मैं यही ख़त्म करता हूं। धन्यवाद।